नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के देखें। यूपी पीसीएस से 2010 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन इस वीडियोज़ में डिस्कस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर। इसके बाद एक पार्ट और बच रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक, देखिए 2013 का क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस मीन्स 2013। इन विच स्टेट वॉज द भूधन मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूधन मूवमेंट किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भूधन मूवमेंट आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आचार्य विनोबा भावे 18 अप्रैल भूधन मूवमेंट तेलंगाना से स्टार्ट किए थे। आज ये तेलंगाना हुआ। ठीक है, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था। ठीक, इट वॉज एन अटेम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म। भूधन मूवमेंट क्या था, ये एक लैंड रिफॉर्म का एक अटेम्प्ट था। ठीक है, जिससे लैंड रिफॉर्म हो सके। एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज इन एग्रीकल्चर। जयप्रकाश नारायण लिविंग एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइंट भूधन मूवमेंट इन 1953। जयप्रकाश नारायण जी ये भूधन मूवमेंट 1953 में ज्वाइन किए थे। भूधन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, 1951 में। कौन स्टार्ट करवाया था, ये याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 1955 भूधन मूवमेंट टर्न्ड एज ग्राम दान। 1955 में भूधन मूवमेंट ग्रामदान में परिवर्तित हो गया। मतलब भूधन मूवमेंट का जो नाम वगैरह था सब चेंज करके ग्रामदान कर दिया गया। ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड इन उड़ीसा, इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल देयर। तो ये याद रखिएगा कि अगर भूधन मूवमेंट पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और अगर ग्रामदान मूवमेंट पूछ रहा है तो उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन किसान सभा। कह रहा ऑल इंडियन किसान सभा का फाउंडर प्रेसिडेंट कौन। तो ऑल इंडिया किसान सभा के फाउंडर प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ये आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये कह रहा है जो ऑल इंडियन किसान सभा बना था उसका पहला मीटिंग कौन से कांग्रेस लीडर ने अटेंड किया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडियन किसान सभा की पहली मीटिंग अटेंड की थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑल इंडियन किसान सभा में पहली मीटिंग में कौन से कांग्रेस लीडर अटेम्प्ट किए थे, जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। कब हुआ था फर्स्ट मीटिंग ऑल इंडियन किसान सभा का, अप्रैल 1936 में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। प्रिसाइडेड बाय, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ना कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फर्स्ट मीटिंग वॉज एड्रेस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, इन दिस मीटिंग स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज चूजन एज प्रेसिडेंट, एनजी रंगा सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन किसान सभा। इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट, ये हमने देखा ही, और एनजी रंगा एज अ सेक्रेटरी थे ऑल इंडियन किसान सभा में। तो याद रखिएगा पहला ऑल इंडियन किसान सभा में कौन कौन था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा और जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट बॉम्बे इन 1920 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। ये कह रहा है पहला ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि बॉम्बे में हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, किसके द्वारा वो प्रिसाइड किया गया था। याद रखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने पहला सेशन जो हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो कि बॉम्बे में हुआ था उसको प्रिसाइड किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर 1929। अब देखिए पीछे क्या पूछा, 1920 में जो पहला था वो किसने प्रिसाइड किया था, ये नागपुर का पूछ रहा है। जो नागपुर में हुआ था ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन जो कि 1929 में हुआ था उसको कौन प्रिसाइड किया था। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1929 में नागपुर में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हुआ था उसको जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड किया था। आइए इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं।
जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर, जो कि 1929 में हुआ था। नागपुर सेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC भी कहते हैं, 1929 डिस्प्लेड ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ बिटवीन लेफ्टिस्ट्स एंड राइटिस्ट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राउलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था? 1919 में। देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, आज तक कैसे क्वेश्चंस UPPCS में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। चलिए, 2012 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप द टाइटल सर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये कह रहा है जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तो किसने अपना सर जो टाइटल है उसको छोड़ दिया था, गेव अप कर दिया था, छोड़ दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो सर टाइटल था वो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। 2012 का क्वेश्चन है, विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड जलियांवाला बाग मैसेकर। ये कह रहा है जलियांवाला बाग मैसेकर के जस्ट बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। अब बताइए, उस ये जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से वो हुआ ही था। तो इसका आंसर होगा इनैक्टमेंट ऑफ राउलेट एक्ट। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर के लिए ही राउलेट एक्ट आया था। ये देखते हैं, Rowlatt Act enacted in March 1919. In protest to this act, Gandhi had organized a countrywide strike. इस एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने क्या किया था? पूरे देश भर में स्ट्राइक किया था, कंट्री वाइड स्ट्राइक, अप्रैल 6, 1919 में। ठीक है, जनरल डायर orchestrated the brutal killing on April 13, 1919 at जलियांवाला बाग, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। तो ये याद रखिएगा, जलियांवाला बाग कांड मैसेकर जो हुआ था उसके जस्ट बाद राउलेट एक्ट हुआ था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में हुआ था, कम्युनल अवार्ड 1932 में, जहाँ पे साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। ठीक है, ईयर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो ये सारे इवेंट्स याद करने के लिए भी मेमोनिक्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ये भी लेकर के आएंगे अपने चैनल पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइन फ्रॉम द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। ये कह रहा है जलियांवाला बाग मैसेकर का प्रोटेस्ट करने के लिए वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कौन रिजाइन कर दिया था? तो इसका आंसर होगा सर शंकर नायर जी। सर शंकर नायर जी क्या थे? वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, बट जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिजाइन कर दिया। ठीक, याद रखिएगा, सर शंकर नायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। रविंद्रनाथ टैगोर अपने ज़्यादा टाइटल्स गिव अप कर दिए थे। जैसे सर का टाइटल अभी हमने पीछे देखा, जलियांवाला बाग कांड में मैसेकर के बाद इन्होंने अपना सर का टाइटल गिव अप कर दिया। तो नाइटहुड का भी टाइटल इन्होंने गिव अप कर दिया था किस प्रोटेस्ट के दौरान? तो मैसेकर एट जलियांवाला बाग में ही। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड के बाद इन्होंने अपना सर और नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया था। ठीक, 2017 का क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर। ये कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस साल में मिला था? तो इसका आंसर 1913। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। किस फील्ड में मिला था ये भी याद रखिएगा, लिटरेचर के फील्ड में। कब? 1913 में। ये पहले इंडियन थे जिसको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक, पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खिलाफत मूवमेंट। आइए देखते हैं खिलाफत मूवमेंट पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनाउंस द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी का पार्टिसिपेशन डिनाउंस कर दिया था? तो इसका आंसर है M.A. जिन्ना। M.A. जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी का पार्टिसिपेशन डिनाउंस कर दिया था। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस करना इजी रहते हैं। ठीक, 2014 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिनाउंस्ड द टाइटल हाजी कुल मलिक ड्यूरिंग खिलाफत एग्रीगेशन। खिलाफत एग्रीगेशन के दौरान हाजी कुल मलिक का टाइटल किसने रिनाउंस कर दिया था, किसने छोड़ दिया था? याद रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट के दौरान हाजी कुल मुल्क
का टाइटल जो था किसने छोड़ दिया था, रिनाउंस कर दिया था? इसका आंसर है हकीम अजमल खान। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हकीम अजमल खान रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब छोड़ना होता है। रिनाउंस टाइटल ऑफ हजीकुल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजुकेशन। हकीम अजमल हैड गिवन ऑनर्ड विद दिस टाइटल हजीकुल मुल्क 1908, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, हकीम अजमल खान को जो हजीक उल मुल्क का टाइटल है वो कौन दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1908 में, जिसको ये खिलाफत एजुकेशन के दौरान छोड़ दिए थे, रिनाउंस कर दिए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर कौन है इनमें से? तो हमें पता है, वो आसान है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइए इस पे देखते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ। ये कह रहा है स्वराज, किस मूवमेंट का एम स्वराज था? तो इसका आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही एम स्वराज था, याद रखिएगा। ठीक है, स्वराज इन अ ईयर, साल के अंदर स्वराज, ये एम किस मूवमेंट का था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। ठीक, चलिए ये भी 2010 का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। ये कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था बट उसका रिजल्ट वो नहीं देख पाए थे? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, बट उनकी डेथ हो जाने के कारण वो उसका रिजल्ट नहीं देख पाए थे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। किसके अंडर में? महात्मा गांधी। और ख़त्म कब हुआ था? 1922 में। बाल गंगाधर तिलक सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट ड्यू टू हिज डेथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ मूवमेंट ही कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट तो किया, स्टार्ट तो करवाया, बट उसका रिजल्ट नहीं देख पाए। किस रीज़न की वजह से? उनके डेथ के रीज़न की वजह से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1920 में, खत्म हुआ था 1922 में। किसके लीडरशिप में? महात्मा गांधी की। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन है, Which one of the following had taken burning of foreign clothes as an insensate waste during the non-cooperation movement? देखो ये कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा था, तो किसको ये फॉरेन क्लोथ्स को जलाना एक सिर्फ वेस्ट लग रहा था? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर एनसीएम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इनका मानना था कि जो फॉरेन क्लोथ्स को जलाया जा रहा है उससे कुछ हो थोड़ी ना रहा है, उससे तो सिर्फ एक वेस्ट हो रहा है ना। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अगेंस्ट द मूवमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, रेदर ही सपोर्टेड द क्रिएटिव प्रोग्राम। ये क्रिएटिव प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, दैट इज़ वाई ही रोट टू गांधी टू इम्प्लीमेंट क्रिएटिव प्रोग्राम। इसलिए इन्होंने गांधी जी को कहा भी कि कोई क्रिएटिव प्रोग्राम करते हैं, ये फॉरेन क्लोथ्स वगैरह जलाने का कोई मतलब नहीं है। फॉरेन क्लोथ्स जलाने की जगह हम कोई क्रिएटिव प्रोग्राम करते हैं। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही डिस्क्राइब एक्ट ऑफ बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स एज इनडेसिफरेबल और इनएक्सोरेबल वेस्ट। मतलब ये एक तरीके का सिर्फ वेस्ट है, फॉरेन क्लोथ्स को जलाना सिर्फ वेस्ट है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इसकी जगह पे हमें क्रिएटिव प्रोग्राम करना चाहिए। ये किसका व्यू था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन इन नागपुर सेशन ऑफ द आईएनसी। ये कह रहा है आईएनसी का जो सेशन नागपुर में हुआ था उसमें नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन कौन ले आया था? सीआर दास जी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। September 1920, Congress met in Calcutta in a special session in which Gandhi ji proposed non-cooperation resolution which was opposed by C.R. Das. तो देखो पहले क्या हुआ था, 1920 में जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन लाए थे तो उस समय सीआर दास ने इसका अपोज किया था। ठीक है, सितंबर 1920 में। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1920 में एनुअल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ नागपुर में। इसमें सीआर दास जी ने खुद ही नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को प्रपोज किया था। पहले तो वो सितंबर 1920 में जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन लाए थे तब सीआर दास ने इसको अपोज किया था, लेकिन जब एनुअल कांग्रेस सेशन जो हर साल होता था, एनुअली होता था, वो हुआ दिसंबर 1920 में, तो सीआर दास जी ने खुद ही नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को प्रपोज किया। 2011 का क्वेश्चन है, वेयर वॉज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस। ये कह रहा है जब चौरी चौरा एपिसोड हो रहा था तो उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो इसका आंसर है बरदौली। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा था तो महात्मा गांधी बरदौली में था। ये देखते हैं, चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस
कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। आफ्टर हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट गांधी कॉल्ड अप अ मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑन February 12, 1922 एंड पास्ड अ रिजोल्यूशन विच इज पॉपुलरली नोन एज बरदौली रिजोल्यूशन, इन विच गांधी अनाउंस विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्या कह रहा है? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। जब इस इंसिडेंट के बारे में सुने तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की मीटिंग हेल्ड करवाए, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको हम वापस लेते हैं। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इसमें इन्होंने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। एट द टाइम ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी वॉज एट बरदौली, बरदौली कहाँ? गुजरात में, वेयर ही वॉज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो बरदौली में थे जहाँ पे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का प्रिपरेशन कर रहे थे। उस वक्त में चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे थे? बरदौली में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन। अब देखो सेम स्लोगन आ गया ना, स्वराज इन अ ईयर किसका था? अभी पीछे भी हमने देखा स्वराज इन अ ईयर किसका था? एनसीएम का था, साल भर के अंदर स्वराज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, किसके द्वारा यह स्लोगन था? गांधी जी द्वारा। चलिए 2013 का क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अपोज्ड बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स? ये भी क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान फॉरेन क्लोथ्स को जलाना किसने अपोज किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी किए थे। ये कहे थे कि फॉरेन क्लोथ्स को जलाना का मतलब सिर्फ एक वेस्ट हो रहा है, इसकी जगह पे हमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी चाहिए। देखिए ठीक है, 2013 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एनसीएम? ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पीरियड ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम 1920 to 22, ये भी हमने पीछे देखा, सही है। अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वॉज इट्स मोटो, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, सही है। इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ बायकॉट, ये भी सही है। एम ए जिन्ना सपोर्टेड दिस मूवमेंट, ये गलत है। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन अगस्त 1, 1920। एम ए जिन्ना हैड नॉट सपोर्टेड दिस मूवमेंट, एम ए जिन्ना ने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉज फॉर स्टार्टिंग अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये कह रहा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का कौन सा एक कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ रीज़न नहीं था। खिलाफत के अगेंस्ट क्वेश्चन ये था एक रीज़न एनसीएम स्टार्ट करवाने का। एट्रोसिटीज़ इन पंजाब ये भी था। राउलेट एक्ट ये तो था ही, बट सॉल्ट लॉ नहीं था रीज़न नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का। ये देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट बट शॉर्ट फेज, कम टाइम के लिए था। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इट वॉज लेड बाई, किसके द्वारा था? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग मैसेकर के जस्ट बाद ये एनसीएम स्टार्ट हुआ था, 1920 से 1922 तक ये चला था। ठीक है, ये ख़त्म 1922 में कब हुआ था? जब चौरी चौरा स्टार्ट हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। जलियांवाला के बाद एनसीएम स्टार्ट हुआ था, बट ख़त्म क्यों हुआ था? किस रीज़न की वजह से? चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। अब ये तीनों सीक्वेंस याद ही हो गया। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये ख़त्म हुआ था। फैक्टर लीडिंग टू दिस मूवमेंट, कौन कौन सा रीज़न था इसको स्टार्ट होने का? सबसे पहले तो ये जलियांवाला बाग हमने देखा ही, जलियांवाला बाग में से कर राउलेट एक्ट और क्वेश्चन ऑफ खिलाफत, ये 3 फैक्टर्स थे एनसीएम स्टार्ट होने के। सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च, ये तो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया था, तो काफ़ी बाद में हुआ था एनसीएम के। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923। आइए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बने हैं। 2012 का क्वेश्चन है। नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। ये कह रहा है कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर किसे इलेक्ट किया गया था? तो इसका आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर इलेक्ट किया गया था। ठीक, 2016 का क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास इन 1923 एडी? ये कह रहा है 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा जिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम स्वराज पार्टी था। ठीक, किसके किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अब यहाँ देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, 1923 स्वराज पार्टी। ये 3 फैक्ट याद करने लायक है।
2014 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी। तो अभी हमने पीछे देखा CR दास जी हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, यही दोनों तो मिल करके स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किए थे। NC केलकर जी भी स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड है, बट राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। आइए देखते हैं, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1923 में CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों तो हो गए। NC केलकर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the follower of महात्मा गांधी, thus he was the not member of the स्वराज पार्टी, क्योंकि महात्मा गांधी स्वराज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कह रहा है प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी को किसने सपोर्ट किया था। तो इसका आंसर होगा MA जिन्ना। MA जिन्ना ने स्वराज पार्टी का सपोर्ट किया था, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। आइए देखते हैं, नवंबर 1923 election, the Swarajist has managed to win 42 out of 101 elected seat and a clear majority in the provincial assemblies of central provinces, and legislature had joined hand with the liberal and the independents like Jinnah and Malviya। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइमन कमीशन 1927। आप देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2010 का क्वेश्चन ये है असर्शन रीजन फॉर्म में। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं असर्शन क्या दिया। कांग्रेस बायकॉटेड द साइमन कमीशन, ये तो सही है। हाँ, कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था साइमन कमीशन को। रीजन क्या दिया हुआ है, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, ये भी सही है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। ये मेन रीजन था कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया था, तो इसका ए आंसर सही होगा। देखिए, ठीक है, कांग्रेस एंड अदर इंडियंस अपोज साइमन कमीशन एज इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर्स। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी। ये कह रहा है साइमन कमीशन कौन सा मेंबर लिबरल पार्टी से बिलोंग करता था। तो इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी से थे। आइए देखते हैं, चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशन सर साइमन, इन्हीं के नाम पर तो ये साइमन कमीशन नाम भी पड़ा था। ये किससे बिलोंग करते थे, लिबरल पार्टी। वाइल क्लेमेंट एटली जो कि PM थे एट द टाइम ऑफ द इंडियाज फ्रीडम वॉज द मेंबर ऑफ द लेबर पार्टी। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम टाइम पे जो वहाँ के PM थे क्लेमेंट एटली, वो किस पार्टी के थे, लेबर पार्टी के थे। ठीक है, सर साइमन लिबरल पार्टी के थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांडेड फर्स्ट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का डिमांड पहले किसने किया था, ये हमें पता है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू तो दिया हुआ, बट उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत है। गोविंद बल्लभ पंत इस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर सर तेज बहादुर सप्रू और जयंकर होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो इसके ऑपोज ही थे। डोमिनियन स्टेटस वो नहीं, वो पूर्ण स्वराज चाहते थे। ठीक है, राजगोपालचारी और सरदार पटेल भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब आंसर सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू 1926 में डिमांडेड टू कॉल अ रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। ठीक है, पंडित नेहरू ने तो डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का डिमांड किया था 1926 में, लेकिन नेम ऑफ गोविंद बल्लभ पंत हैज ऑल्सो मेंशन विथ पंडित नेहरू इन द ऑप्शन में गोविंद बल्लभ पंत का भी नाम है, जो कि उससे एसोसिएटेड है नहीं, उससे रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, तो इसीलिए सी ऑप्शन सर तेग बहादुर सप्रू और जयकर सही होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस में अगर दो नाम दिया हुआ है तो दोनों को ले करके चलना होगा, एक ही नाम पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ठीक, ये 2015 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग MA जिन्ना पुट फोर्थ हिज 14 पॉइंट प्रपोजल। ये कह रहा है MA जिन्ना ने जो 14 पॉइंट प्रपोजल दिए थे वो मुस्लिम लीग के किस सेशन में दिए थे। तो इसका आंसर होगा 1929। 1929 में जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था उसमें MA जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट प्रपोजल जो था वो मेंशन किया था। ये देखते हैं, 14-point proposal to protest Nehru report was proposed by Muhammad Ali Jinnah on March 28, 1929 as a constitutional reform plan to safeguard the political right of Muslim in self-governing India। वो 14 point जो था वो किस लिए था, मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट को सेफगार्ड करना, 14 पॉइंट्स में यही मेंशन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल। इस पे देखते हैं हम कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बारी जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के किस सेशन को प्रिसाइड किया था? तो इसका आंसर होगा लाहौर सेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड भी जवाहरलाल नेहरू किए थे। आइए देखते हैं। लाहौर सेशन 1929 ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पहली बारी, फर्स्ट टाइम। प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड इन द सेशन, पूर्ण स्वराज। आप समझ में आया? कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किस में हुआ था? लाहौर सेशन, जिसको प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी ईयर जनवरी 26 वाज सेलिब्रेटेड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। इसमें यह भी डिसाइड किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज गोल ऑफ कांग्रेस। ये पूर्ण स्वराज यही मेन है ही। तो अभी हमने देखा लाहौर सेशन 1929। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन है। 2010 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। ये कह रहा है कि महात्मा गांधी डांडी मार्च के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों में से नॉट करेक्ट कौन सा है? तो देखो क्या है, इट वॉज एन ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। हाँ, पेडेस्ट्रियन मार्च का मतलब क्या है कि पैदल चल के लोग ये मार्च किए थे, तो हाँ ये सही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट डांडी, ये भी सही है। इंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 डेज। हाँ, 24 दिन का ये मार्च था, ये भी सही है। मार्च स्टार्टेड ऑन 15 मार्च 1930, ये गलत है क्योंकि 12 मार्च 1930 से ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 15 मार्च से नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का एक क्वेश्चन है, वेयर वॉज द महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वॉज मेड बाय द कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दर्शन सॉल्ट डिपोट। ये कह रहा है जब दर्शन सॉल्ट डिपोट पे रेड पड़ा था तो उस वक्त पे महात्मा गांधी कहाँ पे थे? वक्त महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। जब दर्शन सॉल्ट डिपोट पे रेड पड़ा था तो महात्मा गांधी उस वक्त में यरवदा जेल पे थे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। Mahatma Gandhi arrested on May 5, 1930 and sent to Yarwada jail when a raid was made by the Congress volunteers on Darshan Salt Depot. अब्बास तायब जी लेड द मूवमेंट आफ्टर हिम। जब गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया था तो उनकी जगह पे कौन थे? अब्बास तायब जी ये मूवमेंट को आगे ले गए थे। ठीक है। सरोजनी नायडू लेड द रेड ऑन दर्शन सॉल्ट डिपोट ऑन May 21, 1930 आफ्टर अब्बास तायब जी गॉट अरेस्टेड। जब अब्बास तायब जी भी अरेस्ट हो गए तो सरोजनी नायडू ने ये रेड स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब उसके आगे वो हैंड ओवर की थी। वेब मिलर एन अमेरिकन जर्नलिस्ट प्रेजेंटेड द डिटेल ऑफ दिस ग्रेट इवेंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आफ्टर अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह हु टेक प्लेस एज लीडर ऑफ द मूवमेंट। आप देखिए पीवाई की उसका मतलब समझ में आया। सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो कौन था? अब्बास तायब जी। फिर अब्बास तायब जी भी जब अरेस्ट हो गए तो कौन था? सरोजनी नायडू। आइए देखते हैं, अब्बास तायब जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेट April 6, 1930 इज नोन इन हिस्ट्री फॉर। 6 अप्रैल 1930 किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस दिन जो डांडी मार्च था वो एंड हुआ था, डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी इनिशिएटेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट मार्च ऑन 6 अप्रैल 1930। ठीक, सुभाष चंद्र बोस कंपेयर्ड द मूवमेंट विद द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। सुभाष चंद्र बोस ने ये जो डांडी मार्च था उसको किससे कंपेयर किया था? नेपोलियन ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था एल्बा टू पेरिस, उससे। ठीक है। इंग्लिश न्यूज़ रिपोर्टर रेडिक्यूल्ड एंड सेड वेदर एन एम्परर कैन बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ केटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रहीज इन महात्मा गांधी डांडी मार्च। ये कह रहा है महात्मा गांधी का जो डांडी मार्च था उसमें किस स्टेट से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही, मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे?
इसका आंसर होगा गुजरात से। ठीक है, गुजरात से सबसे ज़्यादा सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के दांडी मार्च में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। Mahatma Gandhi with his volunteers started Dandi March from Sabarmati Ashram on March 12, 1930 to violate the salt law at sea coast of Dandi, गुजरात। अब ये नंबर्स दिया हुआ है, जैसे गुजरात से 31 लोग थे, तभी तो ये हाईएस्ट है। महाराष्ट्र से 13, यूपी से 8, कच्छ 6, केरल 4, पंजाब 3, राजपूताना 3, बॉम्बे 2, सिंध 1, नेपाल 1, तमिलनाडु 1, आंध्रा 1, उत्कल 1, कर्नाटका 1, बिहार में 1, बंगाल से 1। ठीक है, इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ नियर अबाउट सीक्वेंस याद आ जाएगा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा, कहाँ से सबसे कम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग अमेरिकन वॉज विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज दांडी मार्च। ये कह रहा है दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकन थे। अब देखिए दांडी मार्च में यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ना कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ अमेरिकन भी थे। अब ये कह रहा है कौन अमेरिकन थे, क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर होगा वेब मिलर। महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में वेब मिलर थे, जो कि एक अमेरिकन थे। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट विमेंस पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। ये कह रहा है किस मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम था। तो इसका आंसर होगा सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह में विमेंस का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम था। ये देखते हैं, women's participated on a large scale in civil disobedience movement. So Gandhi visualized a supportive role for women, but they started getting impatient and demanded a more active role. ठीक है, गांधी जी चूज विमेन फॉर अ हायर रोल इन पिकेटिंग ऑफ लिकर। गांधी जी का क्या मानना था कि लिकर वगैरह को बंद करवाने में विमेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। एंड फॉरेन क्लोज शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ नॉन वायलेंस। सरोजनी नायडू लेड द रेड ऑन दर्शन सॉल्ट वर्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट दर्शन सॉल्ट वॉज। ये कह रहा है कौन सा जर्नलिस्ट दर्शन सॉल्ट वर्क सत्याग्रह को रिपोर्ट किया था। तो इसका आंसर होगा वेब मिलर। यही तो थे, ये कौन थे, अमेरिकन थे ना, जो गांधी जी के साथ थे दांडी मार्च में, वेब मिलर। ठीक, in 1930 Gandhi began a protest against salt tax as part of his civil disobedience campaign. He was arrested and jailed. फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनका जेल हो गया 1923 में। सो हिज फॉलोअर मार्च ऑन द salt works at Darshan without him. Gandhi advocated a total non-violent form of protest and noted that while the marches would be beaten at the Darshan, he urged them not to resist, not to even raise a hand टूवर्ड ऑफ द ब्लोज। ठीक है, गांधी जी का क्या मानना था कि नॉन वायलेंट वे में हम प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और वो जेल में चले गए, तो उनके फॉलोअर्स ने वो जो है मार्च स्टार्ट किया। ठीक है, मार्च को आगे लेकर के गए। ये सब कुछ जो हुआ था, इसके आई विटनेस कौन थे, जर्नलिस्ट वेब मिलर, जो कि एक अमेरिकन थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। 2013 का ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विथ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो, हमें एक चीज़ पता है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए थे उससे पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मतलब 4 पहले होगा, इसके बाद ही 1 होगा। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचे ये दोनों। ठीक है, अब देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, कराची सेशन ऑफ आईएनसी। भगत सिंह के एग्जीक्यूशन के बाद कराची सेशन हुआ था, तो इसका मतलब 3 पहले होगा, 2 बाद में, ये होगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस ऑथराइज्ड गांधी टू नेगोशिएट विद द वायसराय। गांधी इरविन पैक्ट में क्या था, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए, किस लिए, वायसराय से नेगोशिएट करने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन गांधी एंड लॉर्ड इरविन, अ पैक्ट एज गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ कब, मार्च 5, 1931 में। ठीक है, 1931 में। अब देखिएगा, इसके बाद भगत सिंह का एग्जीक्यूशन 23 मार्च, तो मतलब कि गांधी इरविन पैक्ट पहले हुआ, फिर भगत सिंह का एग्जीक्यूशन। कराची सेशन कब हुआ था, 26 से 31 मार्च 1931, हुआ मार्च का ही है। ठीक, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 7, 1931, इन विच महात्मा गांधी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें महात्मा गांधी रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2014 का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड कराची सेशन ऑफ आईएनसी एज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज? किसने आईएनसी के कराची सेशन को पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज कहा था, बताइए। तो इसका आंसर होगा बोस जी। बोस जी ने कराची सेशन ऑफ आईएनसी को पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज कहा था। ये देखते हैं, देखिए, सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड एज कराची सेशन ऑफ आईएनसी एज पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज। ठीक है, महात्मा गांधी के पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज का पिनेकल है कौन, क्या, कराची सेशन ऑफ आईएनसी। ऐसा किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। चलिए, 2010 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, देखो, इट वॉज हेल्ड इन 1930, सही है, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, ये भी सही है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट डिस्कस होने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। हेल्ड इन लंदन, सही है। इट वॉज अटेंडेड बाई कांग्रेस डेलीगेशन, ये गलत है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी कांग्रेस से अटेंड नहीं किया था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी अकेले कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट। महात्मा गांधी किस में प्रेजेंट थे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932। आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस। 2011 का क्वेश्चन है, आफ्टर पूना पैक्ट 1932 हरिजन सेवक संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड, इट्स प्रेसिडेंट वॉज। ये कह रहा है कि पूना पैक्ट 1932 जब हो गया तो उसके बाद हरिजन सेवक संघ बना, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे। इसका आंसर होगा घनश्याम दास बिरला जी। घनश्याम दास बिरला जी हरिजन सेवक संघ के प्रेसिडेंट था। ये देखते हैं, आफ्टर पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पूना पैक्ट होने के बाद महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, बट नाउ ही टुक एन इंटरेस्ट इन एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट। इसके बाद इन्होंने अपना जो रुख था, इंटरेस्ट था, वो किसकी तरफ डाइवर्ट कर लिया, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट, मतलब जो अनटचेबिलिटी था उसको रिमूव करने पे आ गया। ठीक है, एंड ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड। इसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म की गई, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, जिसका नेम बाद में बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। घनश्याम दास बिरला इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन देखिए, फिर क्या पूछा, फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ। अभी हमने पीछे देखा, मतलब हरिजन सेवक संघ का फॉर्मर नेम, पहले का नाम क्या था, ये तो बदल करके हरिजन सेवक संघ बना था, उससे पहले क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये था। ठीक है, इसका फाउंडेशन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक, इसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 2017 का, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ 1932। देखिए, महात्मा गांधी जी। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। ठीक है, देखते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935। ये क्या कह रहा है, 1935 के एक्ट के बाद का जो इलेक्शन हुआ था 1937 में, उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का टेन्योर कितने टाइम का था, तो इसका आंसर है 28 मंथ, 28 मंथ का था ना। आइए देखते हैं, द टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937, मतलब 1935 का जो एक्ट आया था उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था 1937 में, उसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का टेन्योर 28 महीने का था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन फ्रॉम लेजिस्लेचर ऑन 22 अक्टूबर 1939 बिकॉज इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर। अब समझ में आया, अब इन लोगों को समझ में आया कि ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारा बहुत फ़ायदा उठा रहा है। बिना इंडियन लीडर के पूछे हुए ही ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर दिया था। जिन्ना कॉल्ड ऑल इंडिया मुस्लिम टू सेलिब्रेट 22 दिसंबर 1939 फ्राइडे एज डे ऑफ डिलीवरेंस ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इंटरेस्टेड विद द फाइनेंस पोर्टफोलियो इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937।
ये कह रहा है कि 1937 में इलेक्शन के बाद यूपी मिनिस्ट्री में फाइनेंस पोर्टफोलियो में कौन था? इसका आंसर होगा रफ़ी अहमद किडवाई, याद रखिएगा। ये देखते हैं। कांग्रेस वॉन 134 सीट्स आउट ऑफ 228 सीट्स इन यूपी, जो उस वक्त में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, 1937 के इलेक्शन में। ठीक है। कांग्रेस मेड गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। चीफ मिनिस्टर उस समय कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत। कैलाश नाथ कतजू क्या बने थे? लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर में था? रफ़ी अहमद किडवाई के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर 28 महीना। पीछे हमने देखा। अब आ गया त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस 1939। इस टॉपिक पे देखते हैं कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2011 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। ये कह रहा है आईएनसी के किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे? तो त्रिपुरी सेशन में। ठीक है, आईएनसी के त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस दोबारा एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। देखिए, इन हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस 1938 सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अनअपोज। इनके अपोज में कोई था ही नहीं। 1938 में पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे हरिपुरा सेशन में। ठीक है। ही वॉज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन त्रिपुरी सेशन 1939 डिफीटिंग। दोबारा तो इनके सामने पत्ता भाई सीतारमैया इनके अपोज में खड़े हुए थे, बट सुभाष चंद्र बोस ने इनको डिफीट करके अपने एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिमांड फॉर पाकिस्तान। हम देखें इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग इन द ईयर। ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के फॉर्मेशन का डिमांड किस ईयर में किया गया था? तो इसका आंसर 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान का डिमांड किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग पास द फेमस रिजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में इन्होंने डिमांड किया था। ठीक है। रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स अनलेस कॉन्टिजियस जोग्राफिकल यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स वी शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड विद सच टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट एज मे बी नेसेसरी। देखो इस डिमांड में क्या था, इस रिजोल्यूशन में क्या था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान काम नहीं करेगा जब तक कि सेपरेशन नहीं हो जाता। ठीक है, टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट नहीं हो जाता। तो बस ये याद रखिएगा, 1940 में लाहौर सेशन में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एनुअल सेशन विच गेव इफेक्ट टू जिन्नास टू नेशन थियरी वॉज हेल्ड इन। अभी हमने पीछे देखा है लाहौर सेशन में। ठीक, एनुअल सेशन लाहौर 22 से 24 मार्च 1940। टू नेशन थियरी जिन्ना के माइंड में यहाँ से आया। 2013 का क्वेश्चन है, हु डिड द चेयरमैनशिप ऑफ लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये कह रहा है कि जो लाहौर सेशन 1940 हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें चेयरमैन कौन था? चेयरमैनशिप किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2010 का क्वेश्चन है, लुइस फिशर बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी वॉज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ। ये क्या कह रहा है? लुइस फिशर जो कि बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी हैं, वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? इसका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। लुइस फिशर क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अरुणा असफ अली एसोसिएटेड। अरुणा असफ अली किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जब ये टॉपिक आप लोग कवर करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें इन लोगों का नाम आप फ्लुएंटली देखते रहेंगे। ठीक, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन में। 2011 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हैड सेक्रेटली एस्केप्ड फ्रॉम द जेल एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन से लीडर जेल से इस्केप कर गए थे, भाग गए थे और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने लगे थे? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जयप्रकाश नारायण जी जेल से भाग गए थे और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने लगे थे। ये देखते हैं सोल्यूशन।
Popular leader Jayaprakash Narayan was kept under arrest in Hazaribagh jail during Quit India movement 1942. He escaped from high security prison and organized underground activities. ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को ये ऑर्गेनाइज करवाने लगे थे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2012 का क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC फॉर कॉन्जिक्यूटिव 6 ईयर्स. ये कह रहा है कि INC के लगातार 6 साल प्रेसिडेंट कौन थे. ये हमने जो पार्ट सेकेंड PYQs का कवर किया है मॉडर्न इंडिया का, उसमें भी हमने देखा कि ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए. अब्दुल कलाम आज़ाद. लगातार ये 6 साल INC के प्रेसिडेंट रहे हैं. आइए देखते हैं. देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2012 का क्वेश्चन, वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट. ये कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को किस जगह से अरेस्ट किया गया था. तो इसका आंसर होगा बॉम्बे. बॉम्बे से महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. आइए देखते हैं. After Quit India resolution passed on August 9th, 1942, Gandhiji and the main leader of Congress was arrested in Bombay. Gandhiji and Sarojini Naidu were kept in Aga Khan Palace, Pune. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. 2013 का क्वेश्चन है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट अरुणा असफ अली एसोसिएटेड. सेम क्वेश्चन, अरुणा असफ अली किस मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं. क्विट इंडिया मूवमेंट. 2013 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट था. तो इसका आंसर होगा बलिया. बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान. ठीक है. 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन सा जर्नलिस्ट महात्मा गांधी का बायोग्राफर है बताइए. लुइस फिचर. ठीक है, आइए देखते हैं. देखिए, ए लुइस फिचर. लुइस फिचर जर्नलिस्ट थे जो महात्मा गांधी के बायोग्राफर थे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2013 का क्वेश्चन है ये, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था. तो इसका आंसर है लॉर्ड वेवल. ठीक है, लॉर्ड वेवल क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2013 का क्वेश्चन ये भी है, बाय होम द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन मूव्ड इन द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1942. कांग्रेस के बॉम्बे सेशन में किसके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन लाया गया था. तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन बॉम्बे सेशन में ले आए थे. ठीक, चलिए. 2016 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जातीय सरकार वॉज फॉर्म्ड इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में किस साल में जातीय सरकार का फॉर्मेशन हुआ. आंसर है 1942. 1942 में जातीय सरकार मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में फॉर्म्ड हुआ था. ठीक, 2019 का क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर्ड CR फार्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये कह रहा है INC और मुस्लिम लीग के बीच में CR फार्मूला बना करके जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करने की कोशिश की थी. तो राजगोपालचारी जी. ठीक, आइए देखते हैं बी. ठीक है, ये सारा फैक्ट होता है, डायरेक्ट याद करना होता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज. आइए देखते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. 2013 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन. तो 12 नवंबर 1945. ठीक है, देखिए, आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 12, 1945. 2016 का क्वेश्चन है, SC बोस हैज़ फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक. हमें पता है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी. किस ईयर में किए थे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है. फॉरवर्ड ब्लॉक का फाउंडेशन 1939 में हुआ था. आइए देखते हैं. ठीक, 2019 का क्वेश्चन, ट्रायल ऑफ ऑफिसर ऑफ INA वॉज हेल्ड इन. ये कह रहा है INA के ऑफिसर्स का ट्रायल किस जगह पे हुआ था. हमें पता है कि INA के ऑफिसर्स का ट्रायल रेड फोर्ट दिल्ली पे हुआ था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेड फोर्ट दिल्ली. देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946. आइए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं.
2015 का क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग हेडेड 1946 कैबिनेट मिशन। ये कह रहा है 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसको कौन हेड किया था। तो हमें पता है कैबिनेट मिशन 1946 का कौन हेड किया था, सर पैथिक लॉरेंस। देखिए फिर 2016 का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ये कह रहा है कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था। तो पैथिक लॉरेंस तो उसको हेड किया था, हमने पीछे देखा। स्टेफर्ड क्रिप्स भी इसमें थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। सर ये जो जॉन साइमन है ये नहीं थे, सर जॉन साइमन नहीं थे कैबिनेट मिशन में। ये देखते हैं, कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया कंसिडर्ड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस तो सेक्रेटरी थे, पता ही हमें। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये लोग थे। जॉन साइमन नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये जॉन साइमन साइमन कमीशन के मेंबर थे, ठीक है, ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। आगे देखते हैं। तो हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा PYQs का, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइस।